जय हिंद प्यारे साथियों, आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। लुसेंट के इस सीरीज में पिछले क्लास में हम लोगों ने संगम वंश के बारे में देखा था और उसी क्रम में आज गुप्त वंश के बारे में देखने वाले हैं। ये गुप्त वंश इतिहास में अपना बहुत ही अहम रोल निभाता है, तो इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज हम इसको बड़े विस्तार से कवर करने वाले हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य का जो उदय होता है वो होता है तीसरी शताब्दी में। वही प्रयागराज के आसपास का जो कौशाम्बी क्षेत्र था वहीं पे होता है। ठीक है, इसका जो संस्थापक था गुप्त वंश का वो था श्रीगुप्त। कौन था? तो श्रीगुप्त। ये संस्थापक पूछता ही है, कई बार पूछा हुआ है। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो वो था श्रीगुप्त। ओके, श्रीगुप्त। कब से कब तक इसने शासन किया? तो 240 से 280 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है घटोत्कच। एक महाभारत का एक किरदार का भी नाम है घटोत्कच। ठीक है, तो इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच होता है। 40 वर्ष इसने भी शासन किया था और 40 वर्ष इसने भी शासन किया था। उसके बाद आता है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट, जिसका नाम रहता है चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इसने लिच्छवी राजकुमारी, जिसका नाम था कुमारी देवी, उससे शादी होती है और ये अपने आप को महाराज की उपाधि से सम्मानित करता है, यानी कि महाराज की उपाधि अपने आप को देता है। ठीक है, तो ये गुप्त साम्राज्य में यही साम्राज्य था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि दी थी। ठीक है, अब आगे की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो था वो था समुद्रगुप्त। आपके सामने दिख रहा होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बनता है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसने, आप देखिएगा तो इसने जो भारत का आर्यावर्त था, आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया था और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को हराया था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? ठीक है, नेपोलियन। इसका नाम नेपोलियन पड़ा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बनता है? समुद्रगुप्त बनता है, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और एक और उपाधि इसको प्राप्त थी, किस चीज का? तो इसे कविराज भी कहा जाता था। कविराज, ओके, कविराज भी कहा जाता था। आगे देखते हैं, इसमें बहुत सब टॉपिक इंपोर्टेंट है। देखो, ये गुप्त वंश का संस्थापक पूछा ही है एग्जाम में, बिहार एसएससी के एग्जाम में ही पूछा है। अंतिम शासक भी पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ देख लो, गुप्त वंश का प्रथम महान शासक के बारे में भी पूछा है, प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में क्या पूछा था? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का शासक कौन था? वो था कौन? महाराजा धीराज। समुद्रगुप्त के बारे में तो क्वेश्चन बनता ही है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, कविराज किसे कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है। आगे की बात करें तो समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। जो विष्णु भगवान थे उनका उपासक था कौन? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था। ये कैसे पता चला? तो हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है कि गुप्त वंश के जो सिक्के मिले हैं उस पे समुद्रगुप्त का जो चित्र अंकित है, उसमें उस चित्र में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, यानी कि वीणा बजाते हुए उसका चित्र उस पे अंकित है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि जो समुद्रगुप्त था वो क्या था? संगीत प्रेमी था। ओके, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था ना वो था हरिशेर। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेर था, जिसकी रचना थी प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग, कहीं कहीं इलाहाबाद भी दे देगा, इलाहाबाद, प्रयाग और इलाहाबाद दोनों एक ही नाम है ना, तो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति। ओके, हरिशेर की एक किताब है, एक रचना का नाम क्या है? तो प्रयाग प्रशस्ति। अधिक जगहों पे प्रयाग प्रशस्ति देखने को मिलता है। अब देखो, समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय।
जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय ये किसका उत्तराधिकारी होता है? तो समुद्रगुप्त का। ओके, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। इसी के समय में चीनी यात्री एक आया था जिसका नाम था फाहियान। ये क्वेश्चन पीछे भी हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। ओके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कुछ भी दे सकता है, चंद्रगुप्त द्वितीय दे देता है या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दे देता है, क्योंकि विक्रमादित्य इन्हीं को कहा जाता है। अब देखो, शकुप विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। चांदी के सिक्के जारी किए थे किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी कि विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। इसके समय में पाटलिपुत्र, जो अभी पटना का जो पाटलिपुत्र वाला एरिया है वह, और उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। विद्या का, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते थे ज्ञान प्राप्त करने, विद्या प्राप्त करने के लिए आया करते थे। अब देखो, अनुश्रुति एक लेखक का नाम है अनुश्रुति। इसके अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न रहते थे। अकबर के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे और इनके दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। उसमें कालिदास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कालिदास, एक बार क्वेश्चन बना हुआ है कि कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे या गुप्त वंश के समकालीन थे। यहां से क्वेश्चन यही बनता है। ओके, तो कालिदास की बात कर लें, वो भी 9 रत्नों में शामिल थे। धन्वंतरी के बारे में आप लोग को पता ही है, वो भी शामिल थे इसमें। बराह मिहिर, वो भी 9 रत्नों में शामिल थे। ये सब शामिल थे, ठीक है। ये 3 नाम इंपोर्टेंट हो जाता है 9 रत्नों में। ये इनका नाम दे देगा और पूछेगा किसके समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे? तो गुप्त वंश के समकालीन थे। नाम याद रहना चाहिए। आगे की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो होता है वो होता है कुमारगुप्त, जिसका अन्य नाम था गोविंद गुप्त। और ये नाम बहुत ही फेमस है, किस लिए? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की जाती है। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और यहां से क्वेश्चन बनता भी है आप लोगों का। ओके, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। ओके ओके ओके, अब देखो, कुमारगुप्त का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है स्कंदगुप्त। कौन होता है बाबू? तो स्कंदगुप्त होता है। स्कंदगुप्त, गुप्तों का ही ये वंशज चला आ रहा है, स्कंदगुप्त, ठीक है। पहले श्री गुप्त आता है, उसके बाद कौन आता है? घटोत्कच आता है, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आता है, चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, उसके बाद से समुद्रगुप्त आता है, उसके बाद से कुमारगुप्त आता है। मतलब ये सब आते जाते, एक के बाद एक करके आते चले जाते हैं, ठीक है। तो सबका नाम याद रखना चाहिए, रहना जरूरी नहीं है, लेकिन 2-3 लोगों का फेमस है। पहला स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। और विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। ये सब क्वेश्चन आप लोग को याद रहना चाहिए। और साथ ही में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी होता है वो स्कंदगुप्त होता है। इसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। सुदर्शन झील के बारे में अच्छे से पता होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, जिसने सुदर्शन झील अलग अलग जगहों पे बनवाए थे। उसी में से एक था कहाँ? गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील। इसका पुनरुद्धार यानी बढ़िया से फिर से अपडेट किया था, उसका साफ सफाई करके पुनर्जीवित करने का काम, पुनरुद्धार करने का कार्य किया था। किसने? तो स्कंदगुप्त ने। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब देखो, स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हूणों का आक्रमण होता है। हूण शासक जो हुआ करते थे वो इसी के शासन काल में आक्रमण करते हैं। अंतिम गुप्त शासक जो होता है वो होता है विष्णुगुप्त। ये क्वेश्चन अभी बिहार एसएससी के पिछले एग्जाम में ही बना था, ठीक है। अंतिम गुप्त शासक कौन है? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, याद रहना चाहिए। आगे की बात कर लेते हैं हम। आगे की तो गुप्त शासक कुमारगुप्त, ठीक है। गुप्त शासक कुमारगुप्त को दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि की बिक्री संबंधी
बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। यानी कि कुमार गुप्त के समय में भूमि को बेचने यानी लेन देन बिक्री संबंधी जो भी कार्य करना रहता है वो कहाँ देखने को मिलता है? दामोदरपुर ताम्रपत्र में। ताम्रपत्र होता था। अभी तो भूमि का लेन देन होना रहता है तो उसके लिए कोर्ट के माध्यम से या ब्लॉक के माध्यम से किया जाता है, लेकिन पहले इसी के माध्यम से होता था, जिसमें क्या है तो अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है कि भूमि को बेचना है, खरीदना है तो उसके लिए क्या क्या करना होता था, वो सारा इसमें उल्लेख है। किसमें? तो दामोदरपुर ताम्रपत्र में। अब आगे की बात करते हैं तो भू राजस्व का कुल उत्पादन, अब टैक्स सरकार कैसे लेती है? अलग अलग टैक्स निर्धारित की हुई है कि शिक्षा पे 18%, मतलब अलग अलग वस्तुओं पे भारत सरकार ने टैक्स निर्धारित की हुई है। वैसे ही उस समय भी टैक्स लिया जाता था, भू राजस्व लिया जाता था। तो जी कुल उत्पादन का कितना भाग? तो 104 से लेके 106वां भाग तक, 106वां भाग तक अभी यही चल रहा है भारत में। लगभग इसी के सेम आसपास चल रहा है ना। भारत में टैक्स 0 से लेके 28% तक है, समझो। तो अवरेज यही हो जाता है। ओके। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार भूमि थी। गुप्त वंश की जो भूमि थी उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया था। एक पहला हो जाता है क्षेत्र। क्षेत्र किसको कहते थे? तो कृषि करने योग्य भूमि को उस समय क्षेत्र कहते थे। वास करने योग्य भूमि को क्या कहते थे? वास्तु। वैसे ही पशुओं के चरागाह योग्य भूमि को क्या कहते थे? तो चरागाह भूमि। और ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, यानी बंजर भूमि की बात की जा रही है, उसे सील कहते थे। सील, ठीक है। और अपहत भूमि कौन थी? तो जंगल की भूमि जो थी उसको अपहत भूमि कहा जाता था। ओके, ये संरचना थी गुप्त वंश के भूमि का। आगे की बात करते हैं तो गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। उज्जैन, ठीक है। क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ओके, दूर दूर से यहाँ पे व्यापार करने के लिए व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति आया करते थे। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। ये क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? तो गुप्त काल ने। और गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ओके, जो मुद्राएं ये सोने के जारी करते थे ना, उसको दिनार कहा जाता था। ये 2 प्रकार के मुद्रा जारी करते थे। एक सोने के मुद्रा को दिनार कहा जाता था, और चांदी के जो सिक्के हुआ करते थे, चांदी के, उसको रुपयक कहा जाता था। रूपक या रुपयक कहा जाता था। ओके, तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसे दिनार कहा जाता था। अब देखो, बिंध्य जंगल में एक सबर जाति हुआ करती थी। सबर जाति वो क्या करती थी ना, सबर जाति जो थी वो अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाने का कार्य करती थी। उनके देवता जो जनजाति लोग पहले के रहते थे, इनके शासनकाल में सबर जनजाति वो मनुष्य का मांस अपने देवताओं को चढ़ाया करते थे। कितना खतरनाक जनजाति था, है ना। आगे की बात करें तो पहली बार किसी के सती होने का जो प्रमाण मिलता है 510 ईस्वी में, वो किसमें मिलता है? तो भानुगुप्त का एक अभिलेख है जिसका नाम है एरड़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख में क्या मिलता है? तो सती होने का प्रमाण मिलता है। सती होने का कहाँ से? तो भोजराज की ये मृत्यु हो जाती है। हमें एक राजा थे भोजराज, उनकी मृत्यु हो जाने पे उनकी पत्नी ने उनके साथ सती हो गई थी। उनकी पत्नी उनके साथ सती हो गई थी। तो सती होने का जो प्रमाण मिलता है वो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिलता है। कब? तो 510 ईस्वी में। 510 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं तो गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त साम्राज्य, अभी समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े हैं तो वो भी विष्णु का अनुयायी था। वैसे पूरा गुप्त साम्राज्य ही लगभग विष्णु धर्म का अनुयायी था, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ओके, तथा उन्होंने राजधर्म बनाया था। विष्णु धर्म को अपना राजधर्म बनाया था। जैसे आज के डेट में अलग अलग देश, जैसे हिंदू मुस्लिम धर्म बना लिया अपना देश, नेपाल अपने आप को हिंदू देश कहता है, वैसे ही ये गुप्त साम्राज्य था, वो अपने आप को वैष्णव धर्म, अपने साम्राज्य को वैष्णव धर्म में परिवर्तित कर लिया था। ठीक है, अब देखो विष्णु भगवान का एक वाहन गरुड़ है। गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह हुआ करता था। गरुड़ जो था ना वो गुप्तों का राज्य चिन्ह हुआ करता था। जैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह
वैसे ही गुप्तों का राष्ट्रीय चिन्ह हुआ करता था क्या, गरुड़। अवशेष देखो ये कहाँ मिलता है, तो इसका अवशेष तो दशावतार मंदिर, जो देवघर में है दशावतार मंदिर, वहां पे मिलता है इसका, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये वैष्णव धर्म का जो अवशेष मिला है वो कहाँ मिला है, तो दशावतार मंदिर जो देवघर में है उसी की वहीं पे मिला हुआ है। आगे देख लेते हैं। अब देखो अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाएं, अजंता की गुफाएं जो है ना उसमें टोटल 29 गुफाएं हैं। 29 गुफाएं हुआ करती थी, वर्तमान में इसमें केवल 6 गुफाएं ही बचे हुए हैं, बाकी ढह गया, खत्म हो गया है। उसमें से गुफा संख्या 16 और 17 नंबर का है वो गुप्तकालीन है, ठीक है। 16-17 नंबर का जो गुफा है वो गुप्तकालीन है। टोटल गुफाएं पूछा हुआ है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं थी, कितनी गुफाएं निर्मित थी, तो 29 थी, जिसमें से 16 और 17 नंबर का गुप्तकाल का है, गुप्तकालीन है, ठीक है। अब देखो गुफा संख्या 17 के जो चित्र है, जो चित्र को चित्रशाला कहा गया है, गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इसमें बुद्ध के जन्म से लेके जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत हैं उसमें। कहने का मतलब है कि उस गुफा में 17 नंबर का जो गुफा में है उसमें भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, उसका भी चित्र वहाँ पे वर्णित है, उनका जीवन यापन करने का, उनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, वो भी चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। उनके मृत्यु का जो है वो भी, महापरिनिर्वाण जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मृत्यु वगैरह का जो भी, मतलब एक तरह से जिस चित्र के माध्यम से जैसे दर्शाया जाता है वैसा उसमें दर्शाया गया है। भगवान बुद्ध की एक कहानी के रूप में ही चित्र के माध्यम से उसमें दर्शाया गया है। किसमें, तो गुफा संख्या 17 में। आगे की बात कर लेते हैं। तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा हुआ था, एक हीनयान और एक महायान, हीनयान और एक महायान। तो उसमें जो अजंता की गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है, तो महायान शाखा से संबंधित है। गुप्तकालीन अन्य गुफाएं जैसे बाघ की गुफाएं हैं, एक तो ये अजंता गुफाएं हो जाती हैं, एक बाघ की गुफाएं भी गुप्त काल से संबंधित हैं। अब देखो गुप्त काल में विष्णु शर्मा का नाम सुना होगा, जिसने पंचतंत्र नामक एक पुस्तक लिखा हुआ है। पंचतंत्र की कहानियां, शायद ही कोई लोग होगा जो कहानियां ना पढ़ा होगा। बचपन से लेके हम लोग बचपन में बहुत पढ़ते थे इनकी कहानियां, ठीक है, विष्णु शर्मा की। तो गुप्त काल में विष्णु शर्मा हुआ करते थे, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है पंचतंत्र, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ये संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है, सर्वाधिक प्रचलित। अगर देखें तो बाइबिल के बाद यही सबसे ज्यादा दुनिया में फेमस है। ओके, यहाँ क्या दिया है, तो बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान आता है। अब देख लेते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, जिसने शून्य की खोज की थी, वो भी इन्हीं के समकालीन थे। अब समझो कितने महान महान विद्वान ज्ञाता सब इनके समकालीन थे, गुप्त साम्राज्य के समकालीन थे। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ भी इसी काल में दिया था। ओके, ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, यहां से क्वेश्चन बनता है। अब देखो ब्रह्मगुप्त का नाम सुना होगा, ब्रह्मगुप्त बताओ, गुप्त शासक जो 3री शताब्दी में हुआ करता था, 3री शताब्दी में। और न्यूटन का सिद्धांत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूटन ने अपना सिद्धांत दिया था 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। बताओ, वो फेमस हो गया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देके फेमस हो गया। लेकिन जो ब्रह्मगुप्त हुआ करते थे, उन्होंने 3री शताब्दी में ही बता दिया था कि जो प्रकृति है, प्रकृति वो कोई भी वस्तु अपने तरफ खींचती है, यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उसी समय दे दिया था ये। लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता और न्यूटन को सब कोई जानता है। तो देखो ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। ओके, उनने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली थी, न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर दी थी। और उसने कहा था क्या, कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है,
क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये क्या है? ये तो न्यूटन का ही सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का ही सिद्धांत है जो 1600, देखो जो न्यूटन ने दिया था वो 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, लेकिन ये तो तीसरी शताब्दी में ही दे दिए थे, तीसरी शताब्दी में ही। कितने महान ज्ञाता थे ये, बताओ कितने महान ज्ञाता थे। तीसरी शताब्दी में ही इन्होंने बता दिया था गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को। लेकिन फेमस कौन सा है? फेमस है न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से, है ना। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा हुआ करती थी। जो गुप्त राजा होते थे उनकी भाषा थी वो संस्कृत थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। अभी बताया है कि सोने के सिक्के को क्या कहते थे? तो दिनार, और चांदी के सिक्के को रुपयक, रूपक या रुपयक, कुछ दोनों देखने को मिल जाएगा आप लोग। मंदिर बनाने की जो कला का जन्म हुआ वो गुप्त काल में ही हुआ। मंदिर बनाने की कला, अलग अलग कला के माध्यम से मंदिर बनाने का जो प्रथा एक तरह से कह सकते हैं प्रचलित हुई, वो कब से हुई? तो गुप्त काल में ही हुई। इतने बड़े बड़े कार्य किए गए गुप्त काल में, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है ना। अब देखो उसी समय गुप्तकालीन शूद्रक का लिखा हुआ एक नाटक है, शूद्रक का एक लिखा हुआ नाटक है जिसका नाम है मृच्छकटिकम, जिसका मतलब होता है माटी का खिलौना, माटी के खिलौने गाड़ी, माटी का खिलौना गाड़ी, मृच्छकटिकम, जिसमें प्रेम, किसके प्रेम कहानी की बात यहाँ बात की गई है? तो जिसमें एक निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या के प्रेम वर्णित है। यानी एक निर्धन ब्राह्मण और वेश्या के प्रेम कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें मृच्छकटिकम में प्राचीन नाटकों में सर्वोत्तम माना जाता है ये। ओके, तो ये पूछता है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो शूद्रक की रचना है, याद कर लीजिएगा। ये नहीं पूछता है किसके बारे में है, हालांकि ये उन्हीं के बारे में, किनके बारे में? तो एक गरीब ब्राह्मण और एक वेश्या के प्रेम कहानी के बारे में इसमें दिया हुआ है। अब देखो एक और नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है ये, विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है। इसमें भी तीन पात्र हैं, तीन पात्र हैं। कौन कौन से तीन पात्र हैं देवी चंद्रगुप्तम में? तो देखो इसमें क्या होता है देवी चंद्रगुप्तम में, तो एक रहता है रामगुप्त। कौन? तो रामगुप्त। एक होती है ध्रुव देवी, ध्रुव कुमारी, कहीं कहीं ध्रुव देवी को देखने को मिल जाएगा। एक जगह होता है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। इस नाटक में इन तीनों पात्र के बारे में वर्णन है। इसमें क्या होता है ना, एक हूढ़ आक्रमणकारी के भय से, डर से रामगुप्त ने अपने पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव कुमारी को उस हूढ़ शासक के पास भेजने के लिए राजी हो जाता है, भेजने को तैयार हो जाता है। तो क्या होता है ना कि ये जो चंद्रगुप्त था वो ध्रुव देवी के रूप में, महिला के रूप में जाता है उस हूढ़ आक्रमणकारी के घर में, उसके पास घुस के उसकी हत्या कर देता है, हत्या करके वापस चला आता है। उसके बारे में इसमें वर्णन है, उस टाइप का नाटक है। यानी कि इनकी पत्नी ये रहती है और एक हूढ़ आक्रमणकारी, हूढ़ शासक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हूढ़ आक्रमणकारी इनसे रामगुप्त को एक तरह से धमकी देता है कि आप अपनी पत्नी को मेरे यहाँ भेजो। ठीक है, पहले यही होता था, मेरे दरबार में, मेरे यहाँ रात में भेजो। लेकिन उसकी पत्नी की जगह जाता है चंद्रगुप्त और जाके ये उस हूढ़ शासक को मार के खत्म करके चला आता है। उसी नाटक के बारे में इसमें दिया हुआ है। किसमें? तो देवी चंद्रगुप्तम में, देवी चंद्रगुप्तम में। ओके, एक और नाटक की बात करें तो कालिदास की कृति क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। ठीक है, उन दोनों की कथा के बारे में है। तो कितने एक तरह से नाटक मतलब कह सकते हैं शास्त्रीय संगीत कह सकते हैं, शास्त्रीय नाटक का स्वर्ण युग से कह सकते हैं, है ना। तो कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम है जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में वर्णन किया गया है। ओके, ये क्या है? तो द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया है। यानी अभी तक
मतलब एक भागवत गीता है जिसको यूरोप भाषा में अनुवाद किया गया है, और ये दूसरा नंबर है कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसको यूरोप भाषा में अनुवाद किया गया है। यानी कि यूरोपीय लोग भी इसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, वहां पे भी ये किताब बिकता है, समझे। पहला कौन हो जाता है, तो भागवत गीता। भागवत गीता को भी यूरोप भाषा में यानी कि अन्य भाषाओं में, भारत के अलावा जो हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा, उसके अलावा अन्य भाषाओं में उसको कन्वर्ट किया गया है। अब आगे की बात करते हैं। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखो कितनी सांस्कृतिक उपलब्धियां प्राप्त हुई, अभी तक उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। कितने नाटक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। अब यहाँ एक नोटेड पॉइंट है, देखो, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों की क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब आते हैं किस पे, तो वाकाटक राजवंश पे। वाकाटक राजवंश, गुप्त वंश के बाद हम लोग का टॉपिक है वाकाटक राजवंश, ठीक है। तो यहाँ पे हम गुप्त वंश के बारे में जो भी टॉपिक दिए हैं ये सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, कोई भी ऐसा नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं हो। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और कहाँ से बन जाएगा ये किसी को नहीं पता, तो सारा कवर कर लीजिएगा और अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा। लुसेंट में ये अपने आप में एक इतिहास है। तो चलो देखते हैं अब क्या, तो अब आते हैं वाकाटक साम्राज्य में। वाकाटक राजवंश की स्थापना कब होती है, 255 ईस्वी में। कौन करता है, तो विंध्य शक्ति हुआ करता था, ठीक है। एक राजा हुआ करता था विंध्य शक्ति, इसी ने वाकाटक साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, इसके पूर्वज जो थे वो सातवाहनों के अधीन थे, सातवाहनों के अधीन थे, मतलब उनका अधीनता स्वीकार करके एक एरिया हुआ करता था बरार, विदर्भ, वर्तमान में विदर्भ जो है गुजरात का एरिया है विदर्भ, ठीक है, वहीं के स्थानीय शासक हुआ करते थे ये लोग। कौन, वाकाटक। अब देखो विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र रहता है प्रवर सेन, जो राजगद्दी पर बैठता है 275 से और 235 ईस्वी तक एक तरह से राजा के रूप में रहता है। अब वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी, बाकी किसी ने सम्राट की उपाधि धारण नहीं की थी, क्योंकि ये लोग किसके अधीन थे, तो सातवाहनों के अधीन थे, इसलिए किसी ने भी एक तरह से सम्राट की उपाधि धारण नहीं की थी। लेकिन यही व्यक्ति था जिसने, प्रसव सेन प्रथम ने, जिसने अकेले क्या सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। किसने, तो प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अब देखो प्रवर सेन के पश्चात यहाँ एक ही नाम आप लोग को याद रखना है, 2 नाम। एक वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी, तो विंध्य शक्ति ने की थी, और विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र कौन, प्रवर सेन प्रथम शासक बनता है, और प्रवर सेन ही यहाँ पे शासन करता है और बहुत सारे कार्य करता है, जिसमें अपने आप को सम्राट की उपाधि देता है और 4 अश्वमेध यज्ञ कराता है। प्रसव सेन के पश्चात वाकाटक जो साम्राज्य था वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, 2 हिस्सों में, देखना यहाँ 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। प्रवर सेन के बाद जो वाकाटक साम्राज्य था वो 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। एक शाखा होता है प्रधान शाखा और एक होता है वासीय शाखा। एक प्रधान शाखा, एक वासीय शाखा, 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, और ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। जैसे मान लो पहले किसी घर मान लो आपके पापा हैं, आपके पापा के 2 बेटे हैं, तो 2 बेटे, आपके पापा की जो भी संपत्ति है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। 2 हिस्सों में बढ़ जाने के बाद अपना अपना हिस्सा लेके दोनों राज करेंगे, वैसे ही, ठीक है, सेम वैसे ही ये हुआ। तो प्रसव ये क्या होता है, तो प्रवर सेन के बाद वाकाटक 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, तो प्रधान शाखा के जो प्रमुख थे, यहाँ 2 शाखा की बात की है, एक कौन, एक प्रधान शाखा और एक वासीय शाखा, ठीक है, वासिम, कहीं कहीं वासिम देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वासिम शाखा यहाँ देखते हैं। अब देखो प्रधान शाखा की बात करें, इसके जो प्रमुख राजा हुआ करते थे वो रुद्रसेन प्रथम और एक प्रभावती गुप्ता, देखना, जो रुद्रसेन द्वितीय हुआ करते थे उनकी पत्नी हुआ करते थे प्रभावती गुप्ता, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे।
तो और भी शासक हुआ करते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो प्रभावती गुप्ता से ही क्वेश्चन बनता है। तो प्रधान शाखा के जो प्रमुख राजा हुआ करते थे उसमें से एक रुद्रसेन प्रथम थे और एक प्रभावती गुप्ता, जो एक संरक्षण तरह से क्या होता है ना, संरक्षण प्रदान करती थी अपने बेटे की। जैसे क्या होता है ना, किसी कोई राजा और रानी दो किसी राज्य में राज कर रहे हैं और बाई चांस राजा की मृत्यु हो जाती है और राजा के जो बच्चे अगर छोटे छोटे हैं ना, तो उनके संरक्षण में रानी ही राजा का काम करती है। ठीक है, उनकी संरक्षण में राजगद्दी पे रानी ही बैठती है और उनको संरक्षण प्रदान करती है तब तक जब तक कि बच्चे बड़े होकर राजा ना बन जाए। तो वही वाला कार्य किया था इन्होंने, प्रभावती गुप्ता ने। तो देखो आगे देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता, इसी प्रभावती गुप्ता की बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी पुत्री हुआ करती थी, पुत्री हुआ करती थी प्रभावती गुप्ता, जिसका विवाह वाकाटक के राजा हुआ करते थे, नरेश हुआ करते थे, रुद्रसेन द्वितीय उनके साथ हो जाता है। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और जब इनकी मृत्यु होती है तो उनके दो पुत्र, एक का नाम रहता है दिवाकर सेन और एक का नाम रहता है दामोदर सेन। ये अभी वयस्क नहीं हुए थे, अवयस्क थे, यानी बच्चे थे। अतः अब क्या था, तो प्रभावती गुप्ता को संभालना था, शासन को प्रभावती गुप्ता को संभालना था, तो उन्होंने ही संभाल लिया। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी काल को, किस काल को, ये प्रभावती गुप्ता वाले काल को वाकाटक और गुप्त संबंध, इन दोनों के संबंध का स्वर्ण युग कहा जाता है। समझे, स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे देखते हैं। तो प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका जो बड़ा पुत्र था, ठीक है, दामोदर दास, छोटा वाला पुत्र जो था, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला, ओके, दामोदर सेन क्या करता है, तो जो प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा है। पहले हम लोगों ने प्रवर सेन प्रथम के बारे में पढ़ा था, तो प्रवर सेन द्वितीय के नाम से वही बेटा गद्दी पर बैठता है। अब देखो, पृथ्वी सेन द्वितीय जो था वो वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। पृथ्वी सेन द्वितीय, ये नाम याद रखिएगा, पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की जो प्रधान शाखा थी, एक वासिन शाखा थी, एक प्रधान शाखा थी। तो प्रधान शाखा का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो पृथ्वी सेन द्वितीय था। ओके, उसके बाद उसका राज्य वासिम शाखा के हरिशेर के हाथों में चला गया। उसके बाद वासिम शाखा, एक प्रधान शाखा और एक वासिम शाखा, दो शाखा में ये बटा हुआ था। तो जो वासिम शाखा था उसका एक राजा हुआ करता था हरिशेर, उसके हाथों में चला जाता है प्रधान शाखा भी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं वासिम शाखा के वाकाटक के बारे में। तो वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना कब होती है, तो 330 ईस्वी में होती है। सम्राट प्रवर सेन के छोटे पुत्र, जो सम्राट प्रवर सेन प्रथम हुआ करता था उसकी बात की जा रही है, उसके छोटे पुत्र जो होता है वो सर्वसेन, उसने इसकी स्थापना की थी। सर्वसेन ने इसकी स्थापना की थी। अब देखो, हरिशेर वासिम शाखा की जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे उनमें से एक हुआ करते थे हरिशेर, जिसने क्या किया था, तो जो प्रधान शाखा उसके शासक हुआ करते थे पृथ्वी सेन द्वितीय, उनको हरा के अपने में मिला लिया था, यानी वासिम शाखा में मिलाने का कार्य कर लिया था, वही थे हरिसेन। ठीक है, हरिसेन। तो ये अपने आप में एक शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक हुआ करते थे, अंतिम ज्ञान शासक हुआ करते थे। आगे देख लेते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि गुप्त वंश, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि कालिदास के कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय के शासन काल में, यहाँ क्या बोल रहा है कि कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, वही विक्रमादित्य की बात की जा रही है, उसके राज कवि जो कालिदास हुआ करते थे वो प्रवर सेन द्वितीय के राज्यसभा में भी रुके थे, ठहरे थे। ठीक है, राज्यसभा में निवास किया था। वहां उन्होंने उसके सेतुबंध क्या था, तो प्रवर सेन द्वितीय का एक लिखा हुआ किताब था, कृति था, उसमें संशोधन किया किसने, कालिदास ने, तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य
मेघदूत लिखा। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय इन्हीं के समकालीन हुआ करते थे। ठीक है, इन्हीं का राज कवि हुआ करते थे। तो इन्होंने कुछ समय के लिए प्रवर सेन द्वितीय के राज दरबार में रुके थे। उसकी एक कृति सेतुबंध है, उसमें कुछ संशोधन किया था और वहीं पे अपनी एक रचना जिसका नाम है मेघदूत, मेघदूत वहीं पे लिखा था। ठीक है, अब देख लेते हैं अजंता का 16वां वो 17वां गुफा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो गुप्तकालीन गुफा हम लोग पढ़े थे कि ये गुप्तकालीन गुफाएं थी, इसमें भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक चित्र अंकित थे उसमें। ठीक है, 17वें नंबर में तो वही वाले गुफा की बात की जा रही है। अजंता का 16वां एवं 17वां गुफा, इसमें बिहार, और 19वें गुफा जिसमें चैत्य निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ था। यानी कहने का सीधा मतलब है कि ये दोनों निर्माण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। आगे देख लेते हैं हम लोग अब पुष्यभूति वंश एवं वर्धन वंश। वर्धन वंश यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ज्यादा नहीं बनता है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। वाकाटक वंश से बहुत कम ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन भभूति वंश एवं वर्धन वंश। वर्धन, हर्षवर्धन का नाम सुना होगा, हर्षवर्धन, हर्ष जिसको बोला जाता था, वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो पुष्यभूति वंश के संस्थापक जो थे वो खुद पुष्यभूति ही था। पुष्यभूति या उसको वर्धन वंश भी कहा जाता था, दो नामों से जाना जाता था। इसकी राजधानी थी वो थानेश्वर थी। तो थानेश्वर कहाँ है? तो हरियाणा है, हरियाणा में थानेश्वर है, जो कुरुक्षेत्र जिले के एक पास का क्षेत्र है जिसका नाम है थानेसर। ओके, कहाँ का जगह है? तो हरियाणा का, याद रखिएगा। उसमें का एक हुआ करता था प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। इसी ने इस वंश की स्वतंत्रता का एक तरह से जन्मदाता माना जाता है। हर्षवर्धन को ही, ठीक है, सॉरी, प्रभाकर वर्धन को ही इस वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है। ओके, यानी कि ये पहले किसी के अधीन हुआ करता था, उसके बाद से खुद एक स्वतंत्र राज्य बना। वो किसके प्रयास से? तो प्रभाकर वर्धन के प्रयास से बना था, इसीलिए इसको स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता था तथा प्रथम प्रभावी शासक भी था ये। ओके, वाकाटक वंश का, सॉरी वाकाटक याद आ रहा है, पुष्यभूति वंश, या वो थोड़ा गर्मी ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके, वर्धन वंश। ठीक है, वर्धन वंश। तो वर्धन वंश का ये एक प्रतापी शासक हुआ करता था। कौन? प्रभाकर वर्धन। आगे देख लेते हैं। तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती, इनके दो पुत्र हुआ करते थे और एक पुत्री हुआ करती थी। उसमें से दो पुत्रों में एक पुत्र था राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन, जिसमें से हर्षवर्धन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर्षवर्धन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें इनकी एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था राजश्री। ठीक है, राजश्री। अब देख लेते हैं राज्यवर्धन के बारे में, पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग हर्षवर्धन में आएंगे। हर्षवर्धन महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला था, देवगुप्त था उसको मार डाला था। और देवगुप्त का एक मित्र हुआ करता था, कौन? शशांक। शशांक ने फिर धोखे से इसी को मार डाला। किसको? राज्यवर्धन को मार डाला। ठीक है, पहले राज्यवर्धन किसे मारता है? तो देवगुप्त को मारता है। और देवगुप्त का एक दोस्त रहता है शशांक, तो शशांक इसी को मार देता है। ओके, तो ये खत्म हो जाता है। जब ये खत्म हो जाता है तब कौन आता है? तब आएगा हर्षवर्धन। ओके, हर्षवर्धन। उससे पहले कुछ नोटेड पॉइंट है, हम लोग देख लेते हैं। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष जो बोध गया में है उसको कटवा दिया था। ये क्वेश्चन बनता है कि बोधि वृक्ष को कटवाया किसने था? तो शशांक ने कटवाया था। ससुरा क्यों कटवाया था? तो क्योंकि ये शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अब देखो राज्यवर्धन की जैसे ही मृत्यु होती है तो उसके मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में, यानी कि 16 वर्ष की अवस्था में, हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ओके, कब गद्दी पर बैठता है ये? तो 606 ईस्वी में। इसकी उम्र कितनी रहती है? तो 16 साल। किसकी? तो हर्षवर्धन की। अब देखो
हर्ष क्या करता है, तो हर्ष पहले शशांक को पराजित करता है, जिसने इसके भाई को मारा था उसको पराजित करता है। पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लेता है। कनौज उस समय शशांक के अधीन हुआ करता था, उसको उस पर कब्जा कर लेता है तथा उसी को अपना राजधानी बना लेता है। ओके, अब देखो हर्ष यानी हर्षवर्धन को ही हर्ष कहते हैं। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच फिर युद्ध होता है। कहाँ पे, तो नर्मदा नदी के तट पर होता है। दोनों के बीच नर्मदा नदी के तट पर होता है, जिसमें विजय किसकी होती है, तो हर्षवर्धन की ही होती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध में किसकी विजय हुई, तो हर्षवर्धन की ही विजय हुई थी। यही एक महान योद्धा हुआ था। यहीं से क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा, समझ लो, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब देखो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था ना, ह्वेनसांग, वो हर्षवर्धन के शासन काल में ही भारत आया था। हर्षवर्धन के शासन काल में ही ह्वेनसांग भारत आया था। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। आगे देख लेते हैं। तो कुछ नोटेड पॉइंट क्या है, तो हर्षवर्धन के बारे, ह्वेनसांग के बारे में है, ह्वेनसांग के बारे में, ठीक है। तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। और इसी को नीति का पंडित भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, तो वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है इसको, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। जो ह्वेनसांग था वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था, और वहाँ के जो बौद्ध ग्रंथ थे, बौद्ध ग्रंथ, उसको संग्रह करके चाइना लेके जाने के लिए आया था, ठीक है। तो संग्रह करने के उद्देश्य से वो भारत आया था। ओके, अब आगे की बात करते हैं। तो प्रारंभ में जो हर्ष था वो भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त हुआ करता था, शिव का परम भक्त हुआ करता था। लेकिन जब चीनी यात्री ह्वेनसांग के संपर्क में जब ये आया, तो ह्वेनसांग तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानता था। और जब उसके मतलब संगत में ये आया हर्षवर्धन, तो बौद्ध धर्म के बारे में जाना, सुना, समझा, तो फिर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। वो भी बौद्ध धर्म में किसको, तो महायान शाखा को। ओके, महायान शाखा को एक तरह से अपना लिया, और वह पूर्णतः बौद्ध धर्म बन गया, बौद्ध बन जाता है कौन, हर्षवर्धन, ठीक है। अब देखो हर्ष के समय में नालंदा महाविहार, जो उस समय महायान बौद्ध धर्म का एक तरह से शिक्षा का प्रधान केंद्र हुआ करता था। ओके, शिक्षा का प्रधान केंद्र हुआ करता था। अब यहां से देखते हैं बाणभट्ट। यहां हम लोग क्या पढ़े हैं, तो हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र हुआ करता था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो बाणभट्ट के बारे में। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का ही एक तरह से राजकवि था, दरबारी कवि था। ओके, बाणभट्ट ही हर्षवर्धन का एक राजकवि कहिए या दरबारी कवि था। उन्होंने ही हर्षचरित लिखा था। किसने, बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी नामक दो किताबें, दो नाटक लिखा हुआ था। अब यहाँ पे देखो, ये तो दो किताबें किसकी हैं, हर्षचरित और कादम्बरी किसकी पुस्तक है, तो ये बाणभट्ट की है। अब यहाँ पे दो तीन किताबों का नाम और दिया है, जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। इसको लिखने का जो श्रेय दिया जाता है ना, श्रेय वो हर्ष को दिया जाता है, ठीक है, कि हर्ष ने इन तीनों किताबों को लिखा था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, क्या मानना है, तो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखना कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिखा था। ओके, ऐसा भी होता था क्या, देखो धावक नामक एक कवि हर्ष से पुरस्कार लेकर ये तीनों एक तरह से नाटक लिखा था। किसके नाम पे, हर्षवर्धन के नाम पे। सच सही है या गलत कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब कुछ विद्वानों का मत है, ठीक है। अब देख लेते हैं, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो एक तरह से कट्टर हिंदू नहीं हुआ, और ना ही पूरे देश पे इसका शासन था।
हर्ष के अधीनस्थ शासक जो महाराज हुआ करते थे, मतलब कहने का यहाँ मतलब ये है कि जो उनके अधीनस्थ शासक थे, उनके नीचे के शासक थे, उसको क्या कहते थे, तो महाराजा अथवा महासामंत कहे जाते थे। अब देखो, हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में किसका प्रयोग होता था, तो तुला यंत्र का प्रयोग होता था, जिसको जल पंप के नाम से जानते थे। ठीक है, जल पंप के। अब आगे देख लेते हैं। तो हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय में मथुरा जो था वो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अब देखो, एक नोटेड पॉइंट है, हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया। प्रांतीय शासक जो हुआ करता था, प्रांतीय शासक, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें हर्ष चरित्र। ओके, हर्ष चरित्र। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है, कल हम लोग लेके आएंगे नया टॉपिक, और आज का सेशन यहीं रखते हैं। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, थैंक यू। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को टाटा, बाय बाय।